गड़बड़ कर दिया वो देखेंगे बाद में। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स जानने के लिए आपको एक प्रॉब्लम पता है। अगर आपके पास में ये कोई कंडक्टर है और आपने इसको कोई भी चार्ज दिया, चाहे प्लस वाला चार्ज दिया या फिर माइनस वाला चार्ज दिया, तो सारा का सारा चार्ज इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से स्किन ऑफ द कंडक्टर पर जाकर के स्टोर हो जाता है और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसके बारे में बात हो चुकी है पहले। क्या हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को, आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसे जुगाड़ होते हैं जो इस समस्या को सॉल्व कर देता है। आइसोलेटेड कंडक्टर पर चार्ज स्टोर होता है, लेकिन उस चार्ज की जो स्टेबिलिटी होती है बहुत पुअर होती है, और अगर स्टेबिलिटी बहुत पुअर होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी? हाई होगी। और कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें कंडक्टर पर जो चार्ज स्टोर किया जाएगा, अब वो जो चार्ज स्टोर होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी? बहुत कम होगी। यानी कि इस प्रॉब्लम का जो इलाज है वो क्या है? कैपेसिटर। भाई आपने आकर के ये कंप्लेन किया कि अकेले कंडक्टर पर चार्ज स्टोर हो तो रहा है लेकिन डर बना हुआ है कहीं वो लीक ना कर जाए, ये आपने शिकायत की। तो कैपेसिटर ने आपको इस शिकायत का, इस कंप्लेन का क्या दिया? सलूशन। अगर आप कैपेसिटर जो डिवाइस है, कैपेसिटर के जो रूल हैं, अगर आप उनको मानते हैं तो आप कंडक्टर पर चार्ज स्टोर कर पाओगे, लेकिन अब जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी? जबरदस्त। क्लियर ये बात? तो हेडिंग है आपकी कैपेसिटर्स, और इस हेडिंग में पहला पॉइंट लिखिए। हेडिंग है कैपेसिटर्स, पहला पॉइंट लिखिए। As we know, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, आइसोलेटेड को अंडरलाइन कर देना। As we know, isolated charge conductor having minimum stability, ब्रैकेट में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम स्टेबिलिटी ब्रैकेट में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसको अंडरलाइन कर लेना। एज वी नो, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर हैविंग मिनिमम स्टेबिलिटी ब्रैकेट में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड नंबर पॉइंट पर आइए। कैपेसिटर्स आर डिवाइसेस, डिवाइसेस माने हिंदी में जुगाड़, योजना, प्लानिंग, ये प्लानिंग होती है। कैपेसिटर्स आर डिवाइसेस बाय यूजिंग विच we can store possible maximum charge over conductor with maximum stability
मैक्सिमम स्टेबिलिटी ब्रैकेट में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकेंड नंबर पॉइंट हम दोबारा पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं पर वहां पे अंडरलाइन करना है, तो सुनिएगा कहां कहां अंडरलाइन करना है। कैपेसिटर्स आर डिवाइसेस by using which we can store maximum possible charge, maximum possible charge को अंडरलाइन कर दो, maximum possible charge on a conductor, कंडक्टर को अंडरलाइन कर लो, with maximum stability, maximum stability को अंडरलाइन कर लो, और ब्रैकेट में जो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इसको अंडरलाइन कर लो। अब आप देखें जो आपके सामने समस्या थी, अकेले कंडक्टर पर चार्ज देना था, ये अकेला कंडक्टर था। पहली समस्या, ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, ये समस्याएं इसके साथ है, क्योंकि ज्यादा चार्ज अगर देंगे तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इनको बाहर कर देगा, तो कंडक्टर पे चार्ज जो है वो लीक होके बाहर आ जाएगा, तो इसलिए डर बना हुआ है कि ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। दूसरा, कभी भी ये चार्ज किसी भी तरीके से एक्सटर्नली अगर कोई एफर्ट्स लगाया जाए तो ये चार्ज कभी भी बाहर आ सकता है, इसलिए जो इसकी स्टेबिलिटी है वो पुअर है, स्टेबिलिटी बहुत खराब है, और जहाँ स्टेबिलिटी पुअर होती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी बहुत मिनिमम होती है। तो ये सारी दिक्कतें थी, इन सारी दिक्कतों को कैपेसिटर्स ने खत्म कर दिया। कैपेसिटर ऐसी योजना है, ऐसा डिवाइस है जिसको तुमने माना, अब आप कंडक्टर पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे सकते हो, जितना भी पॉसिबल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उतना चार्ज दे सकते हो, और जो चार्ज तुम दोगे उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत खराब होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, जबरदस्त होती है। अब क्वेश्चन आता है कि लिखा तो दिया गया कि कैपेसिटर्स डिवाइसेस होते हैं जो छूट देते हैं, जितना मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल है उतना कंडक्टर को दे सकते हो, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बनते कैसे हैं, यानी नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, ये जो कैपेसिटर्स हैं ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये बनाए कैसे जाते हैं, और जब हम इनका बनना देखेंगे तो ये भी देख लेंगे कि कैसे इसकी स्टेबिलिटी जबरदस्त हो जाती है। तो कैपेसिटर्स कैसे बनते हैं इसको देखते हैं। तो कैपेसिटर फॉर्मेशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जरा पहले उनको नोट्स कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स, हमारे पास में दो कंडक्टिंग मटेरियल होने चाहिए, दो कंडक्टिंग मटेरियल होने चाहिए, कोई भी दो कंडक्टिंग मटेरियल। उसके बाद में वन शुड बी इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग जो होता है ना, और इंड्यूसिंग जो होता है दैट फॉर्म द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड। वन शुड बी इंड्यूसिंग मतलब मींस हैविंग चार्ज एक्सटर्नली, हैविंग चार्ज externally as well as for external electric field। और ये जो इंड्यूसिंग वाले लोग होते हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉर्म करते हैं, जब इनके पास चार्ज होगा तो ये फील्ड भी बनाएंगे। और दूसरा वाला जो होगा अदर शुड बी इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस्ड क्या होते हैं भाई, इंड्यूस्ड का मतलब है न्यूट्रल
और कनेक्टेड विद अर्थ होता है, कनेक्टेड विद अर्थ। अगर आप इतना बंदोबस्त कर लो तो दोनों को पास पास रखने से कैपेसिटर बन जाएगा। देखिए मेरे पास में एक कंडक्टिंग मटेरियल ये है और दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल ये है। इस वाले को इंड्यूसिंग बनाया। अगर मैंने इस वाले को इंड्यूसिंग बनाया तो मुझे इसको चार्ज देना पड़ेगा, हैविंग द चार्ज। अब इसको हम चार्ज कैसे देंगे, तो इसमें चार्ज कैसे आएगा, तो तरीके बहुत होते हैं। फ्रिक्शन मेथड से भी आ सकता है, कंडक्शन मेथड से भी आ सकता है, क्योंकि ये आपका कंडक्टर है तो कौन सा मेथड, कंडक्शन मेथड। तो हमने इसको चार्ज दे दिया, जो भी चार्ज दे दिया वो इसकी स्किन पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो चार्ज हमने दिया, मान लो जो चार्ज हमने दिया वो Q है, और ये जो है वो आपका इंड्यूस्ड है। ये क्या है, अर्थ से कनेक्टेड है। ये न्यूट्रल होता है और अर्थ से कनेक्टेड होता है। जिसको हमने चार्ज दिया उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब हमने इनको पास पास कर दिया, क्लोज टू ईच अदर। जैसे हमने इनको पास पास कर दिया तो क्या होगा, इसको दोबारा कॉपी करते हैं और इसको भी। तो ये जो दूसरा वाला है वो कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है दूसरा वाला। तो ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये इस फील्ड में है। तो दूसरा वाला जो न्यूट्रल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। ध्यान देना, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला आ गया, आप इनको बस पास पास करिए तो इसके अंदर पोलराइजेशन होने लगेगा। पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, कंडक्टर के अंदर जो पोलराइजेशन होता है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बाहर वाली फील्ड के अगेंस्ट में पोलराइज हो जाएंगे। ये नेगेटिव आ गया। और जिस एटम के ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एटम जो है फील्ड के साथ पोलराइज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव आ गया। यानी बातों ही बातों में जो ये वाला चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, बाउंडेड वाला पोलराइज चार्ज। और जो ये वाला चार्ज है वो कौन सा है, फ्री वाला पोलराइज चार्ज। ठीक है, तुमने इसको अर्थ से जोड़ा हुआ है, तुमने इसको अर्थ से जोड़ा है। तो ये जो पॉजिटिव वाला जो ये चार्ज है, अर्थ के नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, खत्म। याद रखो कि अर्थ भी बहुत अजीब तरीके का कंडक्टर है। सामने पॉजिटिव होगा तो कैसे बिहेव करेगी, नेगेटिव, और सामने नेगेटिव होगा तो कैसे बिहेव करेगी, पॉजिटिव। तुमने इसको अर्थ से जोड़ा हुआ है, अर्थ से नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, खत्म। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस वाली बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को आपस में क्या करेगा, अट्रैक्शन से ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज के साथ क्या रहेगा, बंधा रहेगा। यानी कि अब इस वाले चार्ज के लीक होने का डर निकल गया। तुमने चार्ज और बढ़ा दिया, बाहर से चार्ज और बढ़ा दिया, यहाँ पर और ज्यादा पोलराइजेशन हो गया, चार्ज और बढ़ा दिया, और ज्यादा पोलराइजेशन हो गया। अब आप देख सकते हो इस कंडक्टर के सामने जो समस्या थी, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं थी। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को संभालने वाला यहाँ का क्या होगा, बाउंडेड का नेगेटिव चार्ज। और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर बाउंडेड का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पूरा सिस्टम है क्या बनेगा, कैपेसिटर। ये पूरा सिस्टम क्या होगा, कैपेसिटर। फिर एक बार देखो इस पूरी बात को कि कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको दो कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए, तो आपने कहा कि आपके पास में एक कंडक्टिंग मटेरियल ये है और दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल ये है।
एक को बनाना है इंड्यूसिंग, इसको तुमने चार्ज दे दिया, तो जो चार्ज आपने दिया वो इसकी स्किन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप डर रहे हो आप ज्यादा चार्ज दोगे तो लीक कर जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत चार्ज को दे सकते थे वो तुमने दे दिया। ये न्यूट्रल है, अर्थ से कनेक्टेड है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे ये अर्थ से कनेक्टेड है, जस्ट फॉर द सम मोमेंट्स की आप भूलिए ये अर्थ से कनेक्टेड है। जैसे तुमने इसको चार्ज दिया इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब तुमने दोनों को पास पास कर लिया। जैसे तुमने इस वाले कंडक्टर को इसके बहुत क्लोज रखा तो दूसरा वाला कंडक्टर फील्ड में आ गया, और कंडक्टर जब फील्ड में आता है तो पोलराइजेशन हो जाता है। तो उस पोलराइजेशन से क्या होगा, ये बाहर वाली फील्ड है और इस फील्ड की वजह से पोलराइजेशन होगा, तो फील्ड के साथ भागेगा पॉजिटिव वाला और फील्ड से उल्टा भागेगा नेगेटिव वाला। इन दोनों का कॉमन नेम होता है पोलराइज्ड या फिर बाउंडेड चार्ज, सॉरी पोलराइज्ड चार्ज। कॉमन नेम होता है पोलराइज्ड चार्ज। जो फील्ड से अपोजिट भागता है उसको हम लोग कहते हैं बाउंडेड, और जो फील्ड के साथ भागता है उसको क्या कहते हैं, फ्री। अब हमने अचानक से हमें याद आया कि ये तो अर्थ से कनेक्टेड है, तो ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव है, अर्थ से नेगेटिव निकल निकल के इसको खत्म कर देगा। तो क्या हुआ, ये वाला चार्ज जो फ्री वाला है वो तो खत्म हो गया, तो इस दूसरे वाले कंडक्टर में फ्री वाला चार्ज खत्म हो गया, और यहाँ का जो पॉजिटिव है यहाँ के नेगेटिव से क्या रहेगा, इंगेज रहेगा। और बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत अच्छे से ये इंगेज रहेगा। तुमने फिर से चार्ज बढ़ाया, फिर से प्रोसेस में वही सब कुछ आया। जिस तरीके से तुम यहाँ पे चार्ज बढ़ाओगे उसी रेशियो में यहाँ पे बाउंडेड चार्ज बन जाएगा। तो बाउंडेड वाला चार्ज तुम्हारे इस चार्ज को क्या करेगा, संभाले रहेगा। तो अब हल्का फुल्का फूंक मारने से या तेज हवा चलने से ये वाला चार्ज कहीं जाने वाला नहीं है। तो अब स्टेबिलिटी आ गई और तगड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स दोनों के बीच में है, तो आप ऑर्डिनरी वे में इस चार्ज को कहीं लीक नहीं करा सकते। तो देखिए समस्या खत्म हो गई, और ये जो बना दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर्स। तो हेडिंग है फॉर्मेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स। इस हेडिंग में हमारे लिए क्या क्या मेन पॉइंट है। फॉर्मेशंस ऑफ कैपेसिटर में हम दो कंडक्टिंग बॉडी लेते हैं, एक पर चार्ज स्टोर करते हैं, दूसरे वाले को क्या करते हैं, दूसरे वाले को इंड्यूस बनाते हैं, दूसरे वाले को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। समझना, मैं जो लिखूंगा वो बता रहा हूं। एक पर चार्ज बाहर से स्टोर करेंगे और दूसरे वाले को अर्थ के साथ जोड़ देंगे, दोनों को पास पास लाएंगे। जिसको हमने अर्थ के साथ जोड़ा है वो बाउंडेड चार्ज दे देगा। अब सब चीजें अगर आप पूरा एक एक करके लिखोगे तो डेफिनेशंस बहुत लंबी हो जाएगी ना। मेन पॉइंट, जिसको तुमने अर्थ से कनेक्टेड किया है उसमें अपोजिट नेचर का बाउंडेड चार्ज आएगा, और ये बाउंडेड चार्ज यानी कि पोलराइज्ड फैमिली का ये तुम्हारे उस गिवन चार्ज के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, अट्रैक्शन का फोर्स बना लेगा। इस तरीके से जो चार्ज आपने दिया है, इस चार्ज से पूछो कि क्या फ्री हो, बोलेगा नहीं इसके साथ इंगेज है, फोर्स बनाए हुए हैं। ये वाला चार्ज इसके साथ फोर्स बनाए हुए, तो पूरा का पूरा चार्ज का जो क्वांटा है वो हर किसी के साथ में क्या बनाए हुए, फोर्स। और ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो जनरल वे में अब ये कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। स्टेबिलिटी क्या हो गई है, जबरदस्त, और पोटेंशियल क्या हो गई है, मिनिमम। एंड पूरा का पूरा जो आइडिया है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो हेडिंग है आपकी फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहला पॉइंट लिखो इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पहला पॉइंट, for
कैपेसिटर फॉर्मेशन, for capacitor formation generally we require two conductors. For capacitor formation generally we require two conductors. One having charge externally, one having charge externally and other conductor connected with earth, and other conductor connected with earth. Second number point, when both become very close to each other underline करना, when both become very close to each other, when both become very close to each other, then due to polarization phenomena, polarization पे अंडरलाइन कर लेना, then due to polarization phenomena opposite nature bounded charge को अंडरलाइन कर लेना, due to polarization phenomena opposite nature bounded charge due to polarization phenomena opposite nature bounded charge maintain stability with given external charge, maintain stability with given external charge, maintain stability with given external charge, full stop. Forming device is called capacitor, forming device is called capacitor, forming device is called capacitor. अब देखिए एक सपोर्ट में डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ बना सकते हैं, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर, इसको बाहर से चार्ज दिया है, जिसको तुमने चार्ज दिया है ना उसी के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चलो अब की बार बहुत बार एग्जाम्पल जो हमने अभी आपको दी है उसमें हमने चार्ज दिया था पॉजिटिव वाला, अब की बार इसको नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज हमने इसको दे दिया है एक्सटर्नली। जैसे मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया तुरंत आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो बदल दोगे, पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से दिखाओगे जैसे चल रहा था। तो ये बाहर वाली फील्ड में दूसरा वाला जो कंडक्टर है जो कि अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है वो बेचारा फंस गया। जैसे ये कंडक्टर फील्ड में फंस गया, ये अर्थ से कनेक्टेड है, देखो क्या होगा, इसके अंदर जो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज होगा बताया जा चुका है, तो प्लस वाला तो फील्ड के साथ भागेगा और नेगेटिव वाला, ध्यान देना नेगेटिव वाला यहाँ बना नहीं रहे, चलो अच्छा हम बनाते हैं आप मत बनाइएगा, नेगेटिव वाला फील्ड से उल्टा भागेगा और अर्थ फिर क्या करेगी, अर्थ तुरंत पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे ही अर्थ पॉजिटिव बन जाएगी तो सारा नेगेटिव अर्थ में चला जाएगा, तो बाउंडेड का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे खत्म हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो बाउंडेड चार्ज था वो कैसा था, नेगेटिव, अब की बार जो बाउंडेड चार्ज है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला जो पोलराइज्ड चार्ज था वो खत्म हो गया। अब आप देखिए ये बाउंडेड का चार्ज मेरे इस फ्री चार्ज के साथ क्या मेंटेन करेगा, स्टेबिलिटी, और जो यही डिवाइस है वो क्या बन जाएगी, कैपेसिटेंस। तो
काफ़ी बड़ी बात है जिसको हमने 2 पॉइंट में लिख करके ख़त्म किया। तो यही जो आप अब इसी चीज़ को फिर से बना देते हैं। इस सारा का सारा नेगेटिव पॉजिटिव वाले से इंस्पायर होकर के इधर आ गया और इधर का जो पॉजिटिव वाला बाउंडेड है वो इधर आ गया और दोनों लोग एक दूसरे को संभाले हुए हैं और वो भी तगड़े इलेक्ट्रिक फोर्स से। बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मेंटेन है दोनों के बीच में। अब तुम्हारी हिम्मत है कि यहाँ चार्ज बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ का बाउंडेड समान देगा। तो पहले तुम चार्ज देने में डर रहे थे, स्टेबिलिटी बहुत पुअर थी। अब तुम चार्ज दे दो, बाउंडेड वाला चार्ज सब संभाल लेगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से। ये जो पूरा डिवाइस है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। इसका नाम है कैपेसिटर। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का नाम सुनते ही जो चीजें दिमाग में हलचल मचाएंगी कि वहां 2 कंडक्टर होंगे, एक को एक्सटर्नल तरीके से चार्ज देंगे, दूसरे को अर्थ के साथ जोड़ेंगे, बाउंडेड चार्ज जैसी सिचुएशंस आएगी और दोनों चार्ज जो हमने एक्सटर्नली दिया है और बाउंडेड चार्ज एक दूसरे को समान लेंगे। तो व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इस वाले कैपेसिटर में जो 2 कंडक्टर्स होते हैं उसमें से जो पहला कंडक्टर होता है वो एक कंडक्टिंग सीट होती है। दिस वन इज ए कंडक्टिंग सीट ऑफ एरिया कैपिटल ए। और इससे कुछ दूरी पर एक वैसे ही कंडक्टिंग सीट और है। ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि डायमेंशन में वैसे ही हो, लेकिन अभी आइडियल वे में बिल्कुल वैसे ही। तो 2 कंडक्टिंग सीट है जिनका भी एरिया ए है। ये जो बीच में जो डॉटेड लाइन है इसको हटा देते हैं और दोनों लोग आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल नाम का क्या मतलब है समझ में आ गया होगा। और पैरेलल प्लेट क्यों कहा जा रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। और आपको अच्छे से पता है जो सीट होती है इज आल्सो कॉल्ड प्लेट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन। तो याद रखो कि इसके नाम में भले ही प्लेट आ रहा है लेकिन एक्चुअली यहाँ पर सीट होती है और हम सीट को प्लेट कह सकते हैं जिसका कि डायमेंशन कैसा हो, इनफाइनाइट। जैसे आप किसी प्लेट की डायमेंशंस को इनफाइनाइट बनाओगे पतली होती जाएगी और जब थिकनेस बहुत कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, सीट। क्लियर ये बात? बगल में मैं इसका जो है सिंबल वाला डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये लीजिए और चीजें क्लियर हो गई। भले यहाँ नाम में प्लेट लिखा हो लेकिन यहाँ लाइन बनाई गई है। लाइन का मतलब क्या होता है, सीट। अब इसमें से एक को हम चार्ज देंगे, हमने इसको चार्ज दे दिया, जो चार्ज हमने इसको दिया वो Q है और यही एक्सटर्नल चार्ज है, यही इंड्यूसिंग चार्ज है। दूसरे वाले को अर्थ से जोड़ दिया, बाकी क्या होगा आप जानते हो। इसकी फील्ड में ये आएगा, इसके अंदर बाउंडेड चार्ज आएगा और बाउंडेड चार्ज इस वाले चार्ज का जस्ट अपोजिट होता है, ये देखा हमने। तो इस पर जो है बाउंडेड का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ बाउंडेड का नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़े रहेगा। कितनी वैल्यू का होगा, इतनी वैल्यू का होगा। क्यों भाई? अगर इसके पास में Q चार्ज है तो इसके पास में चार्ज होगा Q, बाउंडेड चार्ज है। याद रखो कंडक्टर जो है बाहर वाले से 10 की पावर नेगेटिव 16 सेकेंड में लड़ाई जो है जीत जाता है। तो लड़ाई जीतेगा तभी जब जितना इसके पास होगा उतना ही किसके पास होगा, इसके पास। तो इस पर Q है, उस पर Q है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डायग्राम है वो बोर्ड पर बना हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहला क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
या इलेक्ट्रिक फील्ड इन पीपीसी। अब इसमें कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पीपीसी निकालिए, इस क्वेश्चन को करना है। अब ये वाला जो डायग्राम है वो 3D है और ये आपका सिंपल डायग्राम है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो d है। इस क्वेश्चन को करना है तो हमने फटाफट पीपीसी बनाया, ये पीपीसी बना लिया। यहाँ पर Q है प्लस में, यहाँ पर Q है माइनस में, अंडरस्टूड है कि ये अर्थिंग में है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बिटवीन द पीपीसी और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बियॉन्ड द पीपीसी। पहले बियॉन्ड में निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दैट इज टेस्ट चार्ज 1 वैल्यू का। यहाँ पर हमने 1 वैल्यू का टेस्ट चार्ज रख दिया। ये वाला चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को धक्का देगा और यही धक्का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मान लेते हैं कि इसने इस वाली प्लेट से, इस वाली सीट से वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सीट से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होती है। और ये जो माइनस वाला चार्ज है वो हमारे टेस्ट चार्ज को खींचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2 है, सारे फीचर्स सेम है, एरिया सेम है, चार्ज सेम है, तो सिग्मा भी सेम होगा। और बियॉन्ड में दोनों फील्ड डायरेक्शन में अपोजिट है, तो टोटल फील्ड बियॉन्ड में कितनी आ गई? 0। तो ये हमेशा के लिए याद रखने वाला क्वेश्चन बना कि पीपीसी की प्लेटों के बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो 0 है। सिमिलरली यू कैन गो फॉर दिस वन, यहाँ पे चाहिए तो प्लस वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो E1 है, वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो E2 है। अभी आप जिस पीपीसी को पढ़ रहे हैं उसकी दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स, उसकी दोनों कंडक्टिंग शीट्स डायमेंशंस में एक जैसे हैं, सेम एरिया सेम डायमेंशंस, वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बिटवीन में निकालते हैं, यहाँ पर फिर से टेस्ट चार्ज रख दीजिए, तो ये प्लस वाली टेस्ट चार्ज को धक्का देगी E1 और ये नेगेटिव वाले टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी E2। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगी। तो E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द प्लेट। घबरा मत जाना, प्लेट लिखा है लेकिन अंडरस्टूड है ये सीट है यहाँ पर। और जो E2 है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट। बिटवीन में जब हम जा रहे हैं तो रिजल्ट्स फेवर में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, कैपिटल E बिटवीन द प्लेट्स, तो दैट इज E1 प्लस E2। नाउ बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E लिख दिया, E1 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, पूरा आंसर आया। क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन पीपीसी। हमने बाहर भी निकाला, हमने बिटवीन में भी निकाला। बाहर निकाला तो 0 आया, बिटवीन निकाला तो कुछ आया। हमको सीखने को मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों के बीच में है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी पीपीसी में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ स्टोर है? दोनों प्लेटों के बीच। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो पीपीसी के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पीपीसी। पीपीसी के पास कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये निकालते हैं। तो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पीपीसी। फिर एक बार डायग्राम बनाया, सीट हम इसको प्लेट कह रहे हैं बट ये सीट है,
having the positive charge, having the negative charge. All the features are same for both the materials conducting. One connected with earth. एक्सटर्नल का गिवन चार्ज समला रहता है बाउंडेड चार्ज से, ये याद रखिए, कैपेसिटर्स पे चलता है ऑपरेशन। तो मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कैसे आएगा? हमको यहाँ पर E 0 मिला है, यहाँ पर भी E 0 मिला है, बट यहाँ पर E मिला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि यूनिफॉर्म है। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में कहीं दूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, यानी अगर हम बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पर हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो तो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो तो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो तो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, हमें ये कंफर्म हो गया। और जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो d है। मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो हमने फंडा पढ़ा है डेल्टा V बराबर माइनस का इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये फंडा पढ़ा है। और हमने फंडा पढ़ा है डेल्टा V बराबर माइनस का E डॉट डेल्टा r, ये फंडा भी पढ़ा है। ये वाला फंडा तब लगाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, जिसको मैंने कट कर दिया है। इंटीग्रेशन तब लगाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे यूनिफॉर्म है, तो हम यही वाला फंडा लगाएंगे। ये तब लगाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। डेल्टा V फाइनल V इनिशियल माइनस का E मॉड ऑफ डेल्टा साथ में कॉस थीटा। अब जो टेस्ट चार्ज तुम यहाँ बीच में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी नहीं कि बस तुमने सोचा और आ जाए, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है 1 कूलम का टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज रखते हैं ये कहां से कहां भागेंगे, इधर से इधर भागेंगे। व्हाट इज फाइनल? जो प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है, तो जो फाइनल है वो अर्थ से कनेक्टेड, और अर्थ से जुड़े हुए लोगों का पोटेंशियल क्या होता है? 0। एंड व्हाट इज इनिशियल? दिस वन, बी केयरफुल। इनिशियल ये वाली प्लेट है, यानी जिसको तुमने चार्ज दिया था, ये वो वाली प्लेट्स को तुमने चार्ज दिया था। तो मान लेते हैं इसके पास पोटेंशियल V है, माइनस का E बिटवीन द प्लेट्स जो E है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, एंड डेल्टा इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज D। तो ये जो चार्ज है वो तुम्हारा भाग के कहां से कहां तक जाएगा? इस प्लेट से उस प्लेट तक, तो B डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? D और cos 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, cos 0 आ गया। ये माइनस का V बराबर आ गया सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव से नेगेटिव खत्म हो गया, V बराबर आ गया सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को Q बाई A लिख दो तो QD बाई एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि सिग्मा बराबर है Q बाई A। याद रखो अंदर की बात कि एक्चुअली जो ये पोटेंशियल है ये केवल किसके पास है? जिसको हमने चार्ज दिया था। तो जब ये कहा जाए पीपीसी के पास कितना पोटेंशियल है, एक्चुअली पीपीसी के पास जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से होता है? उसकी वजह से होता है जिसको हम चार्ज देते हैं, और जिसको हम चार्ज देते हैं वो क्या कहलाता है? इंड्यूसिंग। वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल। ठीक, तो ये पोटेंशियल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है? हमें कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर को डिफाइंड करना है और पीपीसी की जो कैपेसिटी है वो भी बतानी है। यानी दो काम एक साथ करने हैं, एक तो हमें कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बताना है और दूसरा कैपेसिटी ऑफ ए पीपीसी बतानी है। तो पहला जनरल क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इसको हम लोग कैपेसिटेंस भी कहा करेंगे। एक तो हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और दूसरा है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पीपीसी।
दूसरा क्वेश्चन ये कि पीपीसी की कैपेसिटी बतानी है। सबसे पहले ये कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर बन तो गया, अब आपको पता है कि अगर कैपेसिटर बन गया है तो अब आपको छूट मिल गई है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज उतना दे सकते हो। वहां लिखा मैक्सिमम पॉसिबल, यानी ये नहीं कि तुम जितना चाहो उतना दे सकते हो, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। अगर आपके स्कूल बैग में मैक्सिमम 100 किताबें आ सकती हैं, 100 बुक्स आ सकती हैं, तुम 101 किताब नहीं रख सकते हो। तुम्हारे अपने स्कूल बैग की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है, 100 बुक्स के बराबर। सिमिलरली जो कैपेसिटर बना है उस पर आप मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज दे सकते हो, लेकिन उस मैक्सिमम की अपनी लिमिट होगी कि भाई ये कैपेसिटर इतना चार्ज ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। तो वही कैपेसिटी कहलाती है, जो जनरल मीनिंग है इसका वो ये। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इसके बारे में एक बात तो ये लिख सकते हैं कि इट गिव्स मैक्सिमम स्टोरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट गिव्स मैक्सिमम स्टोर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक तो ये मतलब इसका निकला। दूसरा, जहां चार्ज है वहां पोटेंशियल है, भी तुमने देखा, आपने अभी पीपीसी का एग्जांपल देखा तो वहां पर पोटेंशियल था। दूसरा ये भी है कि आपको पता है कि V बराबर है 1/4πε0 सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस। जहां चार्ज होता है वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल चार्ज पर होने वाला वर्क डन है। यानी जब आप चार्ज दे रहे हो तो कुछ काम कर रहे हो, यानी कि पोटेंशियल मेंटेन होगा। तो दोनों लोग आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक बात और दिखाई दी कि वैल्यू ऑफ चार्ज proportional to value of potential, value of potential that is capital V। अगर हम चार्ज को Q से लिख रहे हैं तो यहां से आया Q proportional to V, हटाइए यहां पर तो Q बराबर हो गया CV, यहां प्रोपोर्शनलिटी हटा, कांस्टेंट आया। तो ये जो आपका C है इसको कहा जाता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर। ये आपकी फिजिक्स वाली डेफिनेशन है, ये उसके नाम से निकाली थी कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर गिव्स मैक्सिमम स्टोर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द चार्ज। और यहाँ पर जो है आपका ये रिलेशन है कि जहां पर चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज और बढ़ाओगे पोटेंशियल और बढ़ेगा। तो जो दोनों का बीच में रिलेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया, C आया, और C बराबर आ गया Q/V। जहाँ पे C बराबर जैसे निकालोगे तो आ जाएगा Q/V। तो एक डेफिनेशन तुम यहाँ से दे पाओगे, द रेशियो ऑफ चार्ज, ये वो चार्ज जो तुमने दिया है कैपेसिटर पे, जो तुमने चार्ज दिया है, the ratio of given charge to the capacitor and the corresponding potential is called the capacity of a capacitor। अब यहाँ पर जो ये Q है वो कूलाम में है, और ये आपका वोल्ट में है, कूलाम अपॉन वोल्ट। इसी कूलाम अपॉन वोल्ट को क्या कहते हैं, फैरेड। ये जो कूलाम अपॉन वोल्ट है is called farad, और कैपिटल F से लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी हो। तो अगर आपसे पूछता है कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या है, तो आप जहां पर कंफर्ट फील करो वो डेफिनेशन लिख देना। अगर मुझे यहां से डेफिनेशन बनानी हो तो देखो मैं यहां से डेफिनेशन क्या बनाऊंगा, मैं डेफिनेशन बनाऊंगा रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड
कैपेसिटी, ये उतनी मजेदार डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज तो बाउंडेड वाला भी है, तो मैंने जो गिवन है वो वाला भी है। यहाँ पर ये कौन सा चार्ज है? गिवन वाला। इसको थोड़ा बढ़िया करते हैं और अच्छा बनाते हैं। रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड करस्पॉन्डिंग, और इसी गिवन चार्ज के जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल किसके ऊपर मिला था? पोटेंशियल उसके ऊपर मिला था जिसको तुमने चार्ज दिया था। तो रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी, दैट इज कैपिटल सी। और C बराबर है Q/V, SI यूनिट होता है फैराड। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। और कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे कैपेसिटी किन बातों पे डिपेंड करती है? तुम्हें लग रहा है Q पे डिपेंड करती है, V पे डिपेंड करती है? ना, बनावट पे डिपेंड करती है। भाई आपके स्कूल बैग में केवल 50 किताबें आ रही हैं, थोड़ा सा छोटा कर दो तो 25 किताबें आएंगी, और बड़ा कर दो तो 50 से ज़्यादा आ जाएगी। जो कैपेसिटी है एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है? शेप एंड साइज पर। और वैसे भी कई बार ऐसा होगा, जैसे देखो ना कि अगर हम लिखें V बराबर I या R बराबर V/I, तो ये मत समझ लेना कि रेजिस्टेंस को वोल्टेज से भी मतलब है और करंट से भी मतलब है। रेजिस्टेंस को किससे मतलब है? जो आपने वायर लिया उसकी मोटाई से, उसकी थिकनेस से, एरिया से। तो ये जो कैपेसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पीपीसी। पीपीसी की कैपेसिटी चाहिए। ये रहा अपने पास में पीपीसी की पूरी हिस्ट्री। इसके पास प्लस में चार्ज है, इसके पास माइनस में चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन होती है, बिटवीन द प्लेट्स। कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके पास जो पोटेंशियल है कितना है? सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आल्सो QD बाई एप्सिलॉन नॉट है। और अभी देखा कि जो कैपेसिटी की डेफिनेशन है दैट इज Q/V। ये Q होता है गिवन चार्ज जो आप कैपेसिटर को देते हो, और V होता है इसी गिवन चार्ज का करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल। करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या गुणलक है लोगों का? बढ़िया। जो चार्ज है वो दिख रहा है मुझे, और इस चार्ज के जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है वो ये रहा, QD बाई एप्सिलॉन नॉट है। Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लीजिए अब वो चीज और स्ट्रांग हो गई कि कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द बनावट। आप देखो A फॉर एरिया, एरिया इज ए पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री, शेप एंड साइज। D इज ए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, ये आपकी दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। ये सब कुछ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अच्छा, अभी हम ये सोच करके पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये जो प्लेटों के बीच में जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं प्लेटों के बीच में मीडियम जो है कोई एक्चुअली एयर या वैक्यूम नहीं, कुछ और है, अदर मीडियम है, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट होगा वहां वहां क्या जाए? एप्सिलॉन नॉट के। उस समय जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट KA बाई D। KA बाई D। तो कैपेसिटी सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करती है। कैपेसिटी सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करती है। अगर आप किसी बैग में 50 किताबें भर सकते हैं, तो क्या उसी बैग में क्या आप अगर शुगर फिल करो तो क्वांटिटी बदल जाएगी? नहीं बदल जाएगी? अरे बोलो भाई। जैसे मीडियम बदला तो कैपेसिटी क्या होगी? बदल गई। आप अपनी पॉकेट में पेन भर रहे हो, 100 पेन आपकी पॉकेट में आ गए। अब आप अपनी पॉकेट में सेंट भरते हो, बालू भरते हो, कैपेसिटी बदलेगी?
तो इस तरीके से जो कैपेसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये प्रैक्टिकल सी बात है जो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो ये पीपीसी की कैपेसिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीसी की एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितना फोर्स लगाती है, ये निकाल के दीजिए। और इसके बाद में फिर और पीपीसी बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसकी अच्छी बात है कि जब भी इस पर क्वेश्चंस आएंगे तो इसका कोई पार्ट आएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है फाइंड फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी की एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है। एक बार फिर से हमने पीपीसी का ऑर्डिनरी डायग्राम बना लिया। इस पर चार्ज वो है जो हमने दिया है, इस पर चार्ज वो है जो बाउंडेड से आया है। कंडक्टर के केस में जो बाउंडेड वाला चार्ज होगा वो सामने वाले के बराबर होता, तभी तो बैलेंसिंग होगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है। सपोज कर लेते हैं ये वाली सोर्स प्लेट है, आप उल्टा भी समझ सकते थे, और ये वाली प्लेट टेस्ट है। क्योंकि तो एक रूल होता है हमारे पास, जो फोर्स लगाएगा वो सोर्स बनेगा और जो फोर्स खाएगा वो टेस्ट बनेगा। आप उल्टा भी सोच सकते थे, ये आपकी सोर्स है, ये टेस्ट है। लेकिन मामला चूंकि सिमेट्रिकल है, हर मामले में ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाली प्लेट ने इस वाली प्लेट पे कितना फोर्स लगाया है, तो F बराबर होता है TC इंटू E। अब ये वाली टेस्ट प्लेट है, इस पे चार्ज कितना है Q, और E कहाँ से आता है, सोर्स से। इस अकेले से ये अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और एक अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। F बराबर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिखा Q बाई A। F बराबर हो गया Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब यही इतना ही फोर्स ये वाली प्लेट इस पर लगा रही है, दोनों लोग एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और तभी तो स्टेबिलिटी जबरदस्त है। ओके, अच्छा, जहां फोर्स होता है वहां पर एनर्जी भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास ये जो पीपीसी है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी है, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड स्टोरिंग एनर्जी इन पीपीसी। फाइंड स्टोरिंग एनर्जी इन पीपीसी। स्टोरिंग एनर्जी को कुछ और भी कहते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ये कहते हैं। इस पीपीसी के पास कितनी स्टोरिंग एनर्जी है, तो डायग्राम बनाते हैं। पीपीसी की प्लस वाली प्लेट, पीपीसी की माइनस वाली प्लेट। अब F और फोर्स है, और ये निकल के आया है Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो F है ये फोर्स है बाई वन प्लेट टू अदर प्लेट, ये फोर्स। चलो अपने रीजन पे आ जाते हैं। हमने इसको सोर्स माना था और इसको टेस्ट माना था। अब ये वाली सोर्स प्लेट इस पे फोर्स लगा रही है, ये है फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स है ना, इसलिए इन एरोस को देख करके कंफ्यूज मत होना, ये फोर्स वाले एरो अट्रैक्शन। तो अगर ये फोर्स काम करे, अभी कर नहीं रहा, लेकिन अगर काम करे, इस वाली प्लेट को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। कितना शिफ्ट होगी, डी डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकाल लिया जाए, W, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, D, और थीटा कितना है, 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ होंगे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी।
तो ये आ गया W, दैट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। और ऐसा वर्क डन जो हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा वर्क डन जो हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा, वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा कि मैं जो है 50-50 किलो के 2 डंबल उठा सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं लेकिन मैं करके दिखा नहीं रहा हूं। तो ये जो मेरी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो स्टेटमेंट है, ये मेरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको अच्छे से पता है कि कहीं ये प्लेन इधर जाने वाली थोड़ी ना है जो हम सोच रहे हैं कि ये जाएगी, हम तो सोच रहे हैं। सिमिलरली इसके लिए बात करोगे तो यही होगा। तो जो वर्क डन किसी सिस्टम में हो सकते हैं लेकिन हो नहीं रहे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट इज व्हाई दिस वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपिटल U इज ए पोटेंशियल एनर्जी, आल्सो कॉल्ड द स्टोरिंग एनर्जी, इज इक्वल टू W, and that is Q square D by 2 epsilon naught E। इसको जाने पहचाने लुक में बदल देते हैं। जो जाना पहचाना लुक है, कैपिटल U is equal to Q square by 2 epsilon naught A by D। देखिए भाई, इसलिए को नीचे ले, तो ये हो गया Q square by 2C, this one is C। और आगे चलते हैं, 2C और Q की जगह पे लिख दिया CV, क्योंकि Q बराबर होता है CV, तो U बराबर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। आ गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आया कैपिटल U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C और हाफ CV स्क्वायर। बड़ा ही फेमस रिजल्ट है। ऐसे वर्क डन जो किसी सिस्टम में हो सकते हैं लेकिन हो नहीं रहे, वही तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो ये आ गया स्टोरिंग एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी इज ए रेशियो ऑफ स्टोरिंग एनर्जी अपॉन द वॉल्यूम जहां पर वो एनर्जी स्टोर है। तो बात करनी है एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल स्मॉल u होता है और हम बात करने वाले हैं फॉर द पीपीसी। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u फॉर द पीपीसी। तो एनर्जी डेंसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है स्टोरिंग एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर है सिस्टम में वो ले लो, और अपॉन में वॉल्यूम उस जगह का जहां पर एनर्जी स्टोर है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है। जैसे ही आपने ब्रैकेट में बंद किया, बन गया डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ऊपर है एनर्जी दैट इज ml² T-2 और नीचे है वॉल्यूम L की पावर 3, डायमेंशन आ गई ml-1 T-2। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का एक बेसिक। चलते पीपीसी में। अब इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इसलिए डायग्राम 3D में बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये पीपीसी की दोनों प्लेट्स हैं, एक्चुअली ये सीट है। ए एरिया है, डी डिस्टेंस है। एनर्जी कहाँ स्टोर है? जहां पर ये मार्कर की ये लाइनें मैं मार्कर से बना रहा हूँ, यहाँ एनर्जी स्टोर। इस जगह पर एनर्जी स्टोर है, किस शक्ल में? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो छोटा u इज इक्वल टू स्टोरिंग एनर्जी दैट इज कैपिटल U अपॉन में वॉल्यूम दैट इज V। एंड व्हाट इज कैपिटल U? हाफ CV स्क्वायर। वॉल्यूम इस जगह का कितना होगा? AD। इस जगह का जो वॉल्यूम है वो AD आएगा, एरिया इनटू डायमेंशन। U इज इक्वल टू हाफ AD और C की वैल्यू लिखी एप्सिलॉन नॉट A by D।
और साथ में ये बी स्क्वायर। देखो जो कैंसिल होने वाले लोग हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। स्मॉल यू इक्वल टू बना हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट छोटा वाला u है ई स्क्वायर, क्योंकि e बराबर होता है डेल्टा v बाई डेल्टा व्हाट इट बोले तो नहीं है ये डेल्टा v बराबर था माइनस का e डॉट डेल्टा r। डेल्टा v बराबर हो गया माइनस का e डेल्टा r cos थीटा। डेल्टा v को फाइनली कैपिटल V में मिल गया था और e को भी e लिखा था तो डेल्टा क्या था d और cos 0 ये नेगेटिव में हट गया था फाइनली जब रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले। e बराबर कितना हो गया v बाई डेल्टा। e बराबर होता है डेल्टा v बाई डेल्टा, तो यहाँ पे डेल्टा v से v एंड डेल्टा r से d, ये बन गया रिजल्ट। अब इसी फार्मूले में सिग्मा वाला जो केस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट, अच्छा e बराबर ये भी तो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। स्मॉल u बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक रिजल्ट ये है। तो प्लेट बिटवीन पीपीसी की प्लेटों में कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है ये निकला। एक बात आपको और बता दूं, ये जो रिजल्ट निकला है भले ही हमने पीपीसी के लिए किया लेकिन रिजल्ट सबके लिए वैलिड है। जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं, अगर कोई पूछता है कि मेरे पास कैपेसिटर है लेकिन पीपीसी नहीं पता एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, यही होगा। लेकिन आपके यहाँ डेरिवेशन जब आएगा तो पीपीसी के लिए आएगा। तो पीपीसी की इस इंट्रोडक्टरी कहानी में जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो सारे हो गए। तो वैसे भी आपको पता ना कि 30% कैपेसिटर ओम्स लॉ के साथ पता। चलिए आगे बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब पता है, बट यहाँ पे स्फेरिकल है यानी कि जो दोनों कंडक्टिंग बॉडी होंगी वो कैसी होंगी, स्फेरिकल होंगी। तो जिस स्फेरिकल कैपेसिटर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक छोटा स्फीयर होता है कॉमन सेंटर के साथ, बड़ा स्फीयर होता है। छोटे स्फीयर की रेडियस स्मॉल है, बड़े की स्मॉल भी। अब क्या होगा, इसमें से एक आपका अर्थिंग के साथ होगा, दूसरे वाले को चार्ज देंगे। तो मैंने बड़े वाले को अर्थ के साथ जोड़ दिया, अब छोटे वाले को चार्ज देना है, कैसे दें। बंद है, तो यहाँ पर एक होल बनाया और इसमें एक कंडक्टिंग रॉड डाली, और ये जो कंडक्टिंग रॉड है ये बड़े वाले स्फीयर को टच नहीं करेगी। किनारे किनारे एक कागज लगा दो या कोई भी ऐसी चीज जो कि कंडक्टिंग ना हो। फिर हमने यहाँ चार्ज दिया, जो चार्ज हमने दिया वो यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बाउंडेड चार्ज भी आ गया, बाउंडेड चार्ज भी आ गया। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रूफ करो कि यहाँ पर जो बाउंडेड चार्ज होगा वो गिवन चार्ज के बराबर होगा। तो जो गिवन चार्ज है दैट इज कैपिटल Q, बी केयरफुल, जो गिवन चार्ज है वो कैपिटल Q है और जो बाउंडेड चार्ज है वो Q डैश है, ऐसा मान लिया मैंने। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या बन गया, स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसे पीपीसी में क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स थे, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। शुरुआत हो रही है इसकी, कह रहा है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर तुम देख रहे हो प्रूफ करके दिखाओ कि जो ये बाउंडेड वाला चार्ज इसको कि इंड्यूस्ड भी कहा जाता है वो गिवन चार्ज के बराबर होगा। ये कह रहा प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ किया है। क्वेश्चन है हमारा, इन स्फेरिकल कैपेसिटर प्रूव दैट
बाउंडेड चार्ज also called the induced charge q dash is equal to given charge that is q। ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए सबसे पहले हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का डायग्राम बना लिया। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का डायग्राम बना हुआ है। रॉड हटा दी, स्फेरिकल कैपेसिटर का ये डायग्राम बना हुआ है। और यहां पर जो Q है वो गिवन वाला चार्ज है, और जो Q डैश है दैट इज बाउंडेड चार्ज, आल्सो कॉल्ड द पोलराइजिंग चार्ज। बाउंडेड चार्ज है Q डैश। अब मैंने यहां पर इस पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट का नाम है M। मैंने M पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला। M पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालेंगे तो बताया है आपको किस तरीके से आगे बढ़ते थे। अगर बहुत सारे स्फीयर कॉमन सेंटर के साथ है तो हम उस पॉइंट से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। M वाला पॉइंट जरा मुझे बताओ वो किसके अंदर है? ऐसे कौन कौन से गोले हैं जिसके अंदर है M पॉइंट? M वाला पॉइंट किसी भी गोले के अंदर नहीं है। अरे बताया था ना, बोलो भाई। M वाला पॉइंट ये भी बताए कि वो किसकी सरफेस पर है, बड़े गोले की सरफेस पर है। और सरफेस पर है तो फार्मूला लगेगा सरफेस पे पोटेंशियल का 1/4πε0, बड़े गोले का चार्ज और नीचे बड़े गोले की रेडियस। और M वाला पॉइंट किसके बाहर है ये भी बताओ, छोटे के बाहर है तो फार्मूला लगेगा 1/4πε0, छोटे गोले का चार्ज और नीचे आता था स्मॉल आर, तो यहां से यहां तक स्मॉल आर तो M जो भी किसके पर है बिग। तो M पर कोई कितना पोटेंशियल है आ गया, कितना आ गया 1/4πε0 q डैश बाई b प्लस का q बाई b। फिर हमने देखा यार ये तो अर्थ से कनेक्टेड है, तो जो लोग अर्थ से कनेक्टेड होते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है 0, यहाँ 0 कर दिया 1/4πε0 q डैश बाई b और q बाई b। फिर ये सब कुछ 0 वगैरह इमेज कर दो इसको, तो ये फाइनली आपको मिलेगा क्या 0 बराबर q डैश बाई b प्लस q बाई b। यहाँ से आ गया माइनस का q बाई b बराबर q डैश बाई b, यहाँ से q डैश बराबर क्या हो गया -q। प्रूफ हो गया कि जो बाउंडेड वाला चार्ज है वो वैल्यू में गिवन चार्ज के बराबर, लेकिन नेचर में कैसा अपोजिट, हम पहले से ही जानते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो क्वेश्चन आपके सामने है इन स्फेरिकल कैपेसिटर फाइंड द कैपेसिटी। इसके आंसर के लिए सबसे पहले हमने स्फेरिकल कैपेसिटर बना लिया। स्फेरिकल कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, जो इस समय तुम देख रहे हो ये आइडियल वाला है। भाई आप जब अभी और आगे बढ़ोगे, अभी 10 मिनट के अंदर आप सारे स्फेरिकल कैपेसिटर करने वाले हो, तो फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर तो बहुत सारे हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्फेरिकल कैपेसिटर, तो किसके बारे में सोचें? तो ये आइडियल वाला स्फेरिकल कैपेसिटर, नथिंग से स्पेशल, हमेशा इसके बारे में सोचना। बना लिया मैंने। और अब मैं ये भी जानता हूं कि ये जो Q है ये गिवन चार्ज है और जो Q डैश है ये बाउंडेड चार्ज है, आल्सो कॉल्ड द इंड्यूस्ड चार्ज। और मुझे अब पता है कि Q डैश और Q आपस में कैसे होते हैं, बराबर नेचर में कैसे होते हैं, क्लियर जान। मुझे इसकी कैपेसिटी चाहिए, तो कैपेसिटी बराबर होता है C बराबर Q बाई B। ये जो Q है ये गिवन चार्ज होता है और V होता है पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग वाला। तो जो पिछली क्लासेस में 2, 4, 5 क्लास पीछे जो हम लोगों ने हार्ड वर्क किया था, आज वो काम आएगा।
हम लोगों ने एक हार्ड वर्क किया था कि डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो निकल के आया था 1/4πε0 अंदर वाले स्फीयर का चार्ज। याद आया जनरेटर में? याद आया ना? तो रिजल्ट हमने लगा दिया। अब ये रिजल्ट जिनको नहीं पता होगा वो पहले पोटेंशियल में अपने आप को इंगेज करेंगे। डेल्टा V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे अब अच्छे से पता है इसके पास तो पोटेंशियल है 0, सारा का सारा पोटेंशियल इसी के साथ ही तो होगा भाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिया V और 1/4πε0 अंदर वाले गोले का चार्ज Q है। यहाँ एलसीएम ले लो AB B माइनस A। तो ये रहा इक्वेशन 1। वापस लौट आए C बराबर Q और V की वैल्यू जो है वो पुट अप कर दे Q/4πε0 B माइनस A अपॉन AB। Q से Q कैंसिल हो गया। स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसका फार्मूला क्या है? AB अपॉन B माइनस। और अगर आपने बोला कि सर दोनों स्फीयर के बीच में कोई मीडियम है, एयर नहीं है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे क्या देगा? एप्सिलॉन नॉट के। फिर एक बात, बनावट पर कैपेसिटी डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। ए और बी किसकी रेडियस है? स्फीयर की, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। और जो कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं वो आइडियल है। बात करते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की। अगर आपको कहीं पर ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर लिखा हुआ मिले तो आपको इससे क्या मतलब निकालना है? देखो आइडियल वाला स्फेरिकल कैपेसिटर ये होता है, कॉमन सेंटर होता है, छोटे वाले की रेडियस A, बड़े वाले की B, चार्ज छोटे वाले को दिया जाता है, इंडक्शन से इसके पास चार्ज आ जाता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा और वैल्यू में बराबर आता है। तो मुझे पता है कि इस पूरे के पूरे स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो ये होती है 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4πε0 B माइनस A अपॉन में AB। इसको लिख सकते हैं 4πε0 B अपॉन AB माइनस का A अपॉन AB। 4πε0 1/A माइनस का 1/B। तो जो ये स्फीयर अर्थ से जुड़ा हुआ है, सोचो उसकी रेडियस अनंत है। तो अगर B बराबर इंफिनिटी, अगर B बराबर इंफिनिटी तो छोटा वाला स्फीयर तो नजर आएगा, तो क्या बड़ा वाला नजर आएगा? नहीं। तो आप इसी को क्या बोलोगे? आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर इज ए आइडियल स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर विच आउटर स्फीयर रेडियस बिकम इनफाइनाइट। देखते हैं व्हाट हैपेंस जब ये सिचुएशन आती है। तो B इज इक्वल टू इंफिनिटी पर 1/B हो जाएगा 1/इंफिनिटी, दैट इज 0। तो ये पूरा खत्म हो गया। जो C बराबर हो जाएगा 4πε0 नीचे 1/A, C बराबर हो गया 4πε0 A। तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी है जो कि रेडियस पे डिपेंड करती है। इसके चारों ओर का जो इसका बाउंडेड चार्ज वाला साथी है वो नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? अनंत। अब यहीं पर एक कंडीशन अज्यूम की जाती है, जरा उसको भी देखें। यहीं पर एक कंडीशन अज्यूम की जाती है, जरा उसको समझें क्या है। कहता है कि अर्थ को अगर हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर मान लें
तो सबसे पहले तो ये बात तो सही है कि गलत है, मानना सही कि गलत है। तो अर्थ जो है, अर्थ इज कंसीडर्ड एज आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। भाई ये अर्थ है आपकी, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि ये जो है लार्ज सोर्स ऑफ चार्ज है, पर थोड़ा मैजिकल है। इसके सामने नेगेटिव लॉ तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव। इसके सामने पॉजिटिव लॉ तो क्या बन जाता है, नेगेटिव। यानी ये कंफर्म है कि ये जो अर्थ है ये चार्ज से भरी हुई है, इसके अंदर चार्ज स्टोर है। अब इसका जो चार्ज है वो कहीं जा तो रहा नहीं है, स्टेबल है, कोई नहीं ले पा रहा इसका चार्ज। तो यही तो आपका कैपेसिटर बनता है। तो अर्थ चार्ज से भरा हुआ है और इसका जो चार्ज है वो स्टेबल भी है। इसका मतलब ये क्या है, कैपेसिटर है। इसका साथ ही नहीं दिख रहा सराउंडिंग वाला, तो सोचा गया कि वो कितने रेडियस का, अनंत रेडियस का। तो अर्थ को हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर मान सकते हैं, लेकिन कैसा, आइसोलेटेड। तो अर्थ इज कंसीडर्ड एज ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटी। तो भाई इसकी कैपेसिटी बताओ। तो हमें पता है कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये एक इसका रेडियस जिसके पास स्टोरिंग चार्ज है, जिसके पास कैसा चार्ज है, स्टोरिंग वाला। तो स्टोरिंग वाला चार्ज अभी तक कैसा था, हम गिवन करते थे, लेकिन अर्थ के पास ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने इसको दे रखा है। तो अर्थ की जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू पता ही है, जब सॉल्व करते हैं तो आता है 711 माइक्रोफैराड। तो एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर अर्थ को एज ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर मान लिया जाए तो बताओ इसकी कैपेसिटी क्या होगी। निकालने में कितना आता है, 711 फैराड, नहीं माइक्रोफैराड, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट है, और बात कर रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। लेकिन ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है ये मैनिपुलेटेड है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। यानी इस कैपेसिटर को फिजिक्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, टाइम नहीं इतना। लेकिन ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो कैसा है, इसमें भी छोटा स्फीयर होता है, बड़ा स्फीयर होता है। छोटे वाले की रेडियस होती है A, बड़े वाले की रेडियस होती है B। सेंटर क्या है, सेंटर O है। आइडियल केस ये कहता है कि बाहर वाले को, बड़े वाले को हमेशा इंड्यूस बनाओ। अब इसके पीछे भी फिजिक्स है कि जो साइज में बड़ा है उसी को इंड्यूस बनाओ, जो साइज में बड़ा उसको इंड्यूस बनाओ। क्यों, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, चार्ज प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर में कम होगा उस पर स्टोरिंग चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो छोटा है उसको स्टोरेज में ले लो, और जो बड़ा वाला उसको स्टोरेज में ना लो। तो इसलिए बड़े वाले को तुम्हें बनाना चाहिए क्या, इंड्यूसिंग, इंड्यूस्ड, और छोटे वाले को तुम्हें चाहिए इंड्यूसिंग। बट तुमने ये काम नहीं किया, तुमने छोटे वाले को इंड्यूस बना दिया, बड़े वाले को इंड्यूसिंग बना दिया। अब मजबूरी है, जब आपने ये मैनिपुलेशन कर लिया, रूल के हिसाब से, फिजिक्स के नियमों के हिसाब से आपने ये काम गलत किया। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कराना तो किसको बनाओ, छोटे वाले को इंड्यूसिंग बनाओ। बट तुमने ये काम नहीं किया, मैनिपुलेटेड है रिजल्ट। चलो कोई बात नहीं, चार्ज तुमने इसको दे दिया, गिवन चार्ज, कैपिटल Q चार्ज दे दिया, प्लस में दे दिया। तो इंडक्शन का जो इफेक्ट है, यानी जो बाउंडेड चार्ज है, इसके पास आया Q डैश। यहाँ पे Q जो है वो गिवन चार्ज है,
Q डैश है दैट इज बाउंडेड चार्ज, बाउंडेड चार्ज। अब बाउंडेड चार्ज गिवन चार्ज के बराबर नहीं होता, इसलिए स्टेबिलिटी बहुत खराब होगी। सोच के देखो ना, अगर ये चार्ज आपका 200 कूलम है, ये आपका 150 कूलम है, तो ये 150 इधर के 200 को संभालेगा, बाकी का 50 क्या होगा, कुछ गड़बड़ी करेगा। तो वो तुमने गलती कर दी, इसलिए सब गड़बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी इस कैपेसिटर पर क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो Q डैश है वो Q के बराबर नहीं आता है। Q डैश की वैल्यू कितनी आती है वो निकाल के दिखाते हैं आप। तो कैसे निकलेगा, मैंने इस पॉइंट को ले लिया M, तो अब M पॉइंट को जब ले लिया तो मैंने M से वही क्वेश्चन पूछे कि M को बताना होगा इनसाइड किसके है, M को बताना होगा सरफेस पर किसके है, M को बताना होगा आउटसाइड किसके है। तो M ने कहा कि भाई हम बड़े वाले के अंदर है, बड़े वाले का अच्छा हम पोटेंशियल देते हैं 1/4πε0, बड़े वाले गोले का चार्ज नीचे बड़े वाले गोले की रेडियस। सरफेस पर ये किसके है, उसने कहा सरफेस पर हम छोटे वाले के हैं, छोटे वाले ने कहा ठीक है हम भी आपको पोटेंशियल देते हैं Q डैश बाई A, ओके। बाहर किसके हैं, किसी के नहीं है, पोटेंशियल निकाला M पर, 1/4πε0 Q by B plus Q dash by A। यार ये M वाला पॉइंट तो अर्थ से कनेक्टेड है 0, Q by B plus Q dash by A, खत्म किया 0, Q by B plus Q dash by A, माइनस का Q by B, Q dash by A, यहां से आया Q डैश बराबर माइनस का A बाई B, और A और B कभी बराबर नहीं है, तो वो प्रूफ हो गया Q डैश और Q के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आगे जो क्वेश्चन है कि ये जो आपका कैपेसिटर है मैनिपुलेटेड, तो ये फिजिक्स में इस कैपेसिटर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये रेडियस बी रेडियस, ये Q है, ये Q डैश है, Q यहाँ पर गिवन चार्ज है, Q डैश यहाँ पर इंड्यूस चार्ज है, और अंदर वाले को तुमने अर्थ पे डाल दिया है। तो अब हमें इसकी कैपेसिटी चाहिए। मुझे पता है कि Q डैश की वैल्यू आई थी माइनस का A बाई B, याद है ना। तो मैंने कहा कैपेसिटी के लिए पोटेंशियल निकालो, डेल्टा V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस 1/4πε0 Q इनर ब्रैकेट में 1/A 1/B, डेल्टा V भी हो जाएगा क्योंकि इसके पास तो 0 पोटेंशियल है, सारा जो पोटेंशियल है वो इसी गोले के पास होगा, तो डेल्टा V का जगह पे भी लिख सकते हैं हम लोग, और ये आया 1/4πε0, Q डैश की वैल्यू है A बाई B Q, जो नेगेटिव साइन है वो नेचर बता रहा है ना, इसलिए छोड़ दिया मैंने। और यहाँ पर है आपका AB, B माइनस A, A से कैंसिल, Q बाई 4πε0 D स्क्वायर B माइनस A, ये पोटेंशियल आ गया। और अगर मैं इसको ऐसे सेट कर लूँ 4πε0 B स्क्वायर अपॉन में B माइनस A, तो ये बन जाएगा Q बाई V, ये क्या बन गई कैपेसिटी, ये Q बाई V क्या बन गया कैपेसिटी, ये आ गया C बराबर 4πε0 B स्क्वायर अपॉन B माइनस A, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। इस वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटी वो आपसे पूछी जाती है। लास्ट में आपको दो चीजें और बताते हैं, ये छोटा स्पेयर, ये बड़ा स्पेयर, छोटे वाले की रेडियस A, बड़े वाले की रेडियस B। अब की बार दोनों के सेंटर कॉमन नहीं है, बीच की दूरी D है, और आइडियल सिचुएशन में बड़े वाले को बनाते हैं इंड्यूस्ड, छोटे वाले में चार्ज दे दिया,
अब जब इसकी कैपेसिटी निकालते हैं तो निकल के आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस का 2 बाई बी। सीधे फार्मूला ही सफिशिएंट है, ठीक है। ये भी स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें सेंटर कॉमन नहीं है। और लास्ट में ये है छोटा सिलेंडर और ये है बड़ा सिलेंडर। छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस ए है, बड़े वाले की बी। बड़े वाले को अर्थिंग में डाल दिया गया, छोटे वाले को क्या बनाया गया, इंड्यूसिंग। और जो सिलेंडर की लेंथ है वो एल है। इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बेस की बी बाई ए। जितना कह रहा है उतना सुन लीजिए, इनका केवल फार्मूला ही सफिशिएंट है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला ये है, बेस ई है, याद रखना, और एल सिलेंडर की लंबाई है, बी बड़े की रेडियस है, ए छोटे की रेडियस है। और ये वो स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसके दोनों सेंटर कॉमन नहीं, ठीक है ना। तो 30% जो कैपेसिटर है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ में, जहाँ पर हम लोग दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, एनर्जी लॉस। तो जहाँ जहाँ कैपेसिटर में आप जिस किताब से क्वेश्चन कर रहे हो, जहाँ पर ये लिखा हो कि कैपेसिटर को इस कैपेसिटर के साथ वायर से जोड़ा गया, उन क्वेश्चन को क्या कर देना, ड्रॉ। बाकी आप सारे क्वेश्चंस करिए। अगले वीक में नए टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपका स्वागत करते हैं।